दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रही हैं। जानेंगे सभी खबरों को विस्तार से। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को एक प्यार भरा लाइक जरूर कर दें और ताजा खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। तो देखते हैं पहली बड़ी खबर क्या निकल कर आ रही है। दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में कोरोना संक्रमण के ताजा हालात। देश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 37 लाख के पार। पिछले 24 घंटे में 78,357 नए मामले सामने आए। जी हम बात करें कि चीन के वुहान शहर से शुरू हुआ कोरोना वायरस का कहर अब देश भर में दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। देश में इस वायरस से संक्रमितों की संख्या 37,66,000 के पार पहुंच चुकी है। कोविड-19 इंडियन ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक देश में कोरोना के अब तक के 37,66,108 केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 28,99,521 लोग ठीक हो चुके हैं। हालांकि इनमें से 66,460 लोगों की जान जा चुकी है। देश में अभी तक के 7,99,538 एक्टिव केस है। और अब अगली बड़ी खबर बता दें कि मानसून सत्र में प्रश्नकाल रद्द होने पर मचा बवाल। विपक्ष ने कहा कोरोना के बहाने लोकतंत्र की हत्या। जी आपको बता दें कि 17वीं लोकसभा का चौथा सत्र 14 सितंबर 2020 से शुरू होने जा रहा है, लेकिन इस सत्र में प्रश्नकाल नहीं होगा। इसे लेकर विभिन्न राजनीतिक दलों के सांसद सरकार पर निशाना साध रहे हैं। तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के सांसद डेरेक ओ ब्रायन ने कहा कि जब संसद के बाकी कामकाज के घंटे पहले की तरह ही समान है तो प्रश्नकाल को क्यों रद्द किया गया। ब्रायन ने आरोप लगाया कि महामारी का बहाना बनाकर लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। कांग्रेस के लोकसभा सांसद शशि थरूर ने भी सदन की कार्यवाही से प्रश्नकाल को हटाने को लोकतंत्र और विपक्ष की आवाज को कुचलने से जोड़ दिया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि मैंने 4 महीने पहले कहा था कि मजबूत नेता महामारी के बहाने को लोकतंत्र और विरोध को कुचलने के हथियार की तरह इस्तेमाल करेंगे। और अब अगली खबर निकल कर आ रही है कि मनरेगा की तरह शहरी इलाकों के लिए आ सकती है नई योजना। 35,000 करोड़ होंगे खर्च। जी हम बात करें कि कोरोना महामारी की वजह से मार्च में लॉकडाउन लागू हुआ, जिस वजह से लाखों फैक्ट्रियां और कंपनियां बंद हो गई। इस बीच करोड़ों की संख्या में मजदूरों ने गांवों की ओर फिर से पलायन किया। वहां ज्यादातर को मनरेगा के तहत काम तो मिल गया, लेकिन शहरी इलाकों में बेरोजगारी की समस्या बनी रही। इस स्थिति से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने नया प्लान तैयार किया है, जिससे शहरी इलाकों में हालात सुधर सके। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक केंद्र सरकार मनरेगा की तर्ज पर एक नई योजना लागू करने का प्लान बना रही है, जिसके लिए करीब 35,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च कर सकती है। शहरी एवं आवासीय विकास मंत्रालय के संयुक्त सचिव संजय कुमार ने बताया कि इस स्कीम को छोटे शहरों में लॉन्च किया जाएगा। इस स्कीम पर मोदी सरकार पिछले साल से ही विचार कर रही थी, लेकिन कोरोना वायरस के चलते अब इस पर काम तेज हो गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना को पहले छोटे शहरों में शुरू करना है, क्योंकि बड़े शहरों में प्रोफेशनल एक्सपर्ट की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों खबरों में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं आज के माइंड क्विज के सवाल को। आज का सवाल है आपको बताना है कि तमिलनाडु की राजधानी कहाँ है। इसका जवाब आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में देना है और सही जवाब देने वाले को रैंडमली सिलेक्ट किया जाएगा और वो जीत सकते हैं एक बम्पर पुरस्कार। तो बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। और वहीं अगली खबर बता दें कि मोबाइल यूजर्स को झटका, महंगा हो सकता है फोन पर बात करना, 27% बढ़ सकते हैं टैरिफ प्लान। जी आपको बता दें कि मोबाइल फोन यूजर्स के लिए ये खबर बेहद खास है। आपके मोबाइल फोन का बिल बढ़ने वाला है। आपको फोन का टैरिफ महंगा होने जा रहा है। आपके लिए टेलीकॉम सर्विसेज कम से कम 10% तक महंगी हो सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगले 7 महीने में एयरटेल और वोडाफोन टेलीकॉम कंपनी को एडजस्ट किए गए ग्रॉस रेवेन्यू का 10% का भुगतान करना है। मोबाइल फोन यूजर्स के लिए मोबाइल टैरिफ प्लान बढ़ने जा रहा है। टेलीकॉम कंपनियां अपने टैरिफ की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम ऑपरेटर्स को 31 मार्च 2021 तक एडजस्ट किए जाने ग्रॉस रेवेन्यू का 10% भुगतान करने का निर्देश दिया है और वहीं बाकी की रकम को 10 किश्तों में 31 मार्च 2022 तक भुगतान करने का निर्देश दिया है। ऐसे में कंपनियां टैरिफ प्लान की कीमतों में बढ़ोतरी कर सकती हैं। और वहीं अगली खबर में आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने पबजी समेत 118 मोबाइल एप्लीकेशन पर लगाया बैन।
जी आपको बता दें कि भारत चीन सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने ड्रैगन को एक और बड़ा झटका दिया है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने मंगलवार को पबजी और 118 अन्य मोबाइल ऐप्स को भारत में पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दिया है। ये जानकारी सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की तरफ से जारी एक आदेश में दी गई है और बता दें कि 15 जून के बाद एक बार फिर 29-30 अगस्त की रात चीनी घुसपैठ की कोशिशों को रोकते हुए दोनों देशों की सेनाओं में झड़प हो गई थी और कई बार मुंह की खाने के बाद भी चीन बाज नहीं आ रहा है। इससे पहले भारत सरकार ने फेमस चीनी ऐप टिकटॉक समेत 59 मोबाइल एप्लीकेशन को बैन कर दिया था। केंद्र सरकार ने इन मोबाइल ऐप्स को बैन करने के पीछे सुरक्षा कारण बताए हैं। सरकार ने कहा, भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए सरकार ने 118 मोबाइल ऐप्स के संचालन को भारत में प्रतिबंधित कर दिया है। भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा और सार्वजनिक व्यवस्था के लिए ये कदम उठाया गया है। बता दें कि बैन हुए ऐप्स में सबसे फेमस गेमिंग ऐप पबजी भी शामिल है। देश में इसके करोड़ों यूजर्स हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है कि इन ऐप्स पर बैन लगना क्या देश के हित में है? आप अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बढ़ते अगली खबर की ओर। और वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बता दें, जिसमें डॉक्टर कफिल खान ने कहा कि राजधर्म निभाने के बजाय बाल हट में लगी रही योगी सरकार। जी आपको बता दें कि करीब 8 महीने बाद डॉक्टर कफिल खान को मंगलवार देर रात यूपी की मथुरा जेल से रिहा कर दिया गया। इससे पहले मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि नागरिकता संशोधन कानून को लेकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दिया गया कफिल खान का भाषण हिंसा को बढ़ावा देने वाला नहीं, बल्कि आपसी एकता को बढ़ावा देने वाला था। जेल से रिहा होने के बाद कफिल खान ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्हें अब किसी और मामले में फंसाकर गिरफ्तार किया जा सकता है। कफिल खान ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार राजधर्म निभाने के बजाय बाल हट में लगी रही। यूपी सरकार अब मुझे किसी और मामले में फंसाकर गिरफ्तार कर सकती है। मैं हमेशा अपने उन सभी शुभचिंतकों का आभारी रहूंगा जिन्होंने मेरी रिहाई के लिए आवाज उठाई। प्रशासन मुझे रिहा करने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन लोगों की दुआओं का नतीजा है कि आज मुझे रिहा किया गया। रामायण में महर्षि वाल्मीकि ने कहा था कि राजा को राजधर्म के लिए कार्य करना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर राजधर्म का पालन करने के बजाय बाल हट कर रहे हैं। और वही अगली खबर बता दें कि अगस्त में और बढ़ गई बेरोजगारी। शहर में हर 10वें शख्स को काम नहीं, गांवों में भी बढ़ रहा संकट। जी हम बात करें कि कोरोना काल में बेरोजगारी का संकट लगातार बढ़ रहा है। अगस्त महीने में संगठित क्षेत्र में घटती नौकरियों और ग्रामीण क्षेत्र में खेती के काम में कमी आने के बाद बेरोजगारी दर में तेजी से इजाफा हुआ है। देश में बेरोजगारी की दर अगस्त में 8.35% हो गई है, जो जुलाई में 7.43% थी। साफ है कि लॉकडाउन में रियायत के बाद भी अर्थव्यवस्था में तेजी का माहौल नहीं बन पा रहा है और मंदी के चलते बेरोजगारी में इजाफा हो रहा है। शहरों में लगभग हर 10वें शख्स के पास नौकरी नहीं है और बेरोजगारी का आंकड़ा 9.83% पहुंच चुका है। इसके अलावा गांवों में बेरोजगारी की दर 7.65% दर्ज की गई है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की ओर से 1 सितंबर को जारी किए गए आंकड़ों में ये बात कही गई है। और वही अगली खबर बता दें कि सरकार दे रही मुफ्त गैस सिलेंडर, ये आखिरी मौका हाथ से निकल ना जाए, उठाएं फायदा। जी हम बात करें कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत फ्री सिलेंडर पाने का ये आखिरी महीना है। सरकार इस योजना के तहत सितंबर महीने में बीपीएल कैटेगरी के लोगों को फ्री सिलेंडर दे रही है। 2016 में शुरू हुई इस योजना के जरिए अब तक करोड़ों लोगों को फायदा पहुंचाया जा चुका है। योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे रहने वालों को मुफ्त सिलेंडर का कनेक्शन दिया जाता है और यह स्कीम देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने वाली है। इसके अलावा इसके जरिए कम आय वाले परिवारों तक गैस सिलेंडर की पहुंच को भी बढ़ावा मिला है। कोरोना संकट के चलते अप्रैल में खत्म हो रही फ्री कनेक्शन देने की समय सीमा को सरकार ने सितंबर तक बढ़ा दिया है। लिहाजा अब लोगों के पास इस योजना का फायदा लेने के लिए ये महीना बचा है। इस योजना का वास्तविक उद्देश्य परिवारों को एलपीजी से खाना पकाने की ओर शिफ्ट करना है, जो चूल्हे के मुकाबले बहुत कम प्रदूषण करती है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के सहयोग चलाई जा रही इस योजना का खास फोकस महिलाओं पर है। बीपीएल परिवार की कोई महिला आवेदन कर सकती है। इसके लिए आपको केवाईसी फॉर्म भरकर नजदीकी एलपीजी केंद्र में जमा करना होता है। तो दोस्तों, खबर में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से आपको याद दिला दें कि अगर आपने अभी तक के हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल के बटन को भी जरूर हिट कर दें। और हमारी पूरी न्यूज को जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर।
और हमें अगली खबर बता दें कि अठावले की सिब्बल व आजाद को सलाह, कहा सालों तक सत्ता में रहेगी एनडीए, कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल हो जाएं। जी आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने कपिल सिब्बल और गुलाम नबी आजाद को कांग्रेस पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने की सलाह दी है। उन्होंने कहा कि एनडीए अभी सत्ता में लौटती रहेगी, चूंकि कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर भाजपा के साथ मिलकर साजिश करने का आरोप लगा है, इसलिए उन्हें ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसा कदम उठाना चाहिए और भाजपा में शामिल हो जाना चाहिए। कुछ न्यूज एजेंसी से बातचीत करते हुए अठावले ने कहा कि कांग्रेस प्रमुख के पद को लेकर विवाद है। राहुल गांधी ने सिब्बल आजाद पर भाजपा की ओर से काम करने का आरोप लगाया है, इसलिए मैं सिब्बल और आजाद से कांग्रेस से इस्तीफा देने का अनुरोध करता हूं। उन्होंने कांग्रेस का विस्तार करते हुए कई साल बिताए हैं, लेकिन उन्हें अब पार्टी को छोड़कर भाजपा में शामिल होना चाहिए। यदि उनका अनादर किया जा रहा है तो उन्हें ठीक वैसे ही पार्टी छोड़ देनी चाहिए जैसे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया था। यहां तक कि सचिन पायलट ने भी ऐसा ही किया, लेकिन वह समझौता कर लिया। कांग्रेस को स्थापित करने वालों दोष देकर राहुल गांधी गलत कर रहे हैं। और अब बता दें कि शशि थरूर की अध्यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने पेश हुए फेसबुक इंडिया के प्रमुख 2 घंटे चली पूछताछ। जी हां, आपको बता दें कि फेसबुक के कथित पक्षपात को लेकर विवाद जारी है और इस बीच आज फेसबुक इंडिया के प्रमुख अजीत मोहन से एक संसदीय समिति ने करीब 2 घंटे तक पूछताछ की। सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति सोशल मीडिया मंचों के कथित दुरुपयोग पर चर्चा कर रही है। हालांकि बंद कमरे में हुई इस बैठक के दौरान क्या सब हुआ, इस बारे में फिलहाल जानकारी नहीं मिल पाई है। और इस बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं समिति के अध्यक्ष शशि थरूर ने ट्वीट किया, सूचना प्रौद्योगिकी पर संसद की स्थायी समिति की बैठक में मीडिया की अत्यधिक रुचि को देखते हुए मैं सिर्फ ये कह सकता हूं, हमने करीब 3.5 घंटे बैठक की और बाद में चर्चा, जिसमें फेसबुक के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा भी शामिल है, बहाल करने पर आम सहमति से सहमत हुए। सूत्रों ने बताया कि फेसबुक के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा संपन्न नहीं हो सकी। 10 सितंबर को फिर से बैठक बुलाने का विचार था, लेकिन इस पर आम सहमति नहीं बन सकी क्योंकि कुछ सदस्यों ने इस आधार पर विरोध किया कि समिति का पुनर्गठन होना है। और हमें अगली बड़ी खबर बता दें कि बिग बॉस 14 में राधे मां लेंगी घर में एंट्री। इस सीजन में देखने को मिलेगा डबल धमाल। जी हां, बात करें कि सलमान खान का शो बिग बॉस का नया सीजन अक्टूबर में शुरू हो सकता है। बिग बॉस टीवी का सबसे पॉपुलर रियलिटी शो है। इस साल बिग बॉस के घर में कुल 16 लोग एंट्री लेंगे। इनमें से 14 सेलेब्स होंगे और 3 कॉमनर्स होंगे। सूत्रों के अनुसार सलमान के शो में इस बार कंट्रोवर्सी में भरी राधे मां बतौर कंटेस्टेंट हिस्सा लेंगी। इस मामले में अब तक के चैनल या मेकर्स द्वारा कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। राधे मां को बिग बॉस 14 के लिए अप्रोच किया गया है। सुखविंदर कौर, जो राधे मां के रूप में लोकप्रिय हैं, उनसे पिछले सीजन के लिए भी संपर्क किया गया था, लेकिन तब उन्होंने शो में एंट्री नहीं ली थी। पहले शो के सितंबर के महीने में ऑन एयर होने की खबरें थी, लेकिन अब शो के अक्टूबर में टेलीकास्ट होने की रिपोर्ट है। हालांकि अभी तक इसे लेकर आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। शो में कौन कौन कंटेस्टेंट पार्ट लेंगे, इसे लेकर भी अटकलें लगनी शुरू हो गई है। और वहीं सूत्रों के मुताबिक सुखविंदर कौर, जो खुद को देवी मां का अवतार बताती हैं, वो इस साल शो में एंट्री लेने वाली हैं। सुखविंदर को राधे मां के नाम से काफी पॉपुलैरिटी मिली है। और वहीं अगली खबर बता दें कि गृह मंत्री से सुदर्शन टीवी के खिलाफ एक्शन की अपील। पूर्व सिविल सेवा अधिकारियों ने लिखी चिट्ठी। जी आपको बता दें कि विवाद का रूप ले चुके यूपीएससी जिहाद को लेकर 91 पूर्व सिविल सेवकों के एक समूह ने गृह मंत्री अमित शाह को और सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज टीवी चैनल के खिलाफ कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करने की मांग की है। उनका कहना है कि सिविल सेवाओं में मुस्लिम अधिकारियों के साजिशन, घुसपैठ या यूपीएससी जिहाद और सिविल सर्विसेज जिहाद जैसे बयान विकृत विचारधारा का उदाहरण और दंडनीय अपराध है। पत्र में हस्ताक्षरों ने कहा कि ऐसे सांप्रदायिक और गैर जिम्मेदाराना बयानों से नफरत फैलती है और पूरे समुदाय की बदनामी होती है। और अभी अगली खबर निकल कर आ रही है। कंगना रनौत ने रणवीर सिंह सहित इन स्टार से की ड्रग टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने की मांग, पीएमओ को किया टैग। जी हां, आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत से कंगना रनौत काफी आहत हैं। वे सुशांत की मौत के बाद से सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं। उन्होंने सुशांत सिंह की मौत के लिए करण जौहर, आदित्य चोपड़ा और महेश भट्ट सहित कई मूवी माफियाओं को जिम्मेदार बताया। अब इस केस में ड्रग का एंगल निकला है, जिसकी एनसीबी जांच कर रही है। कंगना रनौत ने ड्रग मामला
मामला सामने आने के बाद बॉलीवुड में होने वाले ड्रग के इस्तेमाल पर खुलासा किया है। कंगना रनौत ने प्रधानमंत्री ऑफिस को टैग करते हुए कई रणवीर सिंह, विक्की कौशल, रणबीर कपूर और अयान मुखर्जी को ड्रग टेस्ट के लिए ब्लड सैंपल देने के लिए कहा है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि मैं रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, अयान मुखर्जी और विक्की कौशल से प्रार्थना करती हूं कि वे अपने ब्लड सैंपल को ड्रग टेस्ट के लिए दें। अफवाह है कि आप सभी कोकीन के आदी हैं। मैं चाहती हूं आप इन अफवाहों का भंडाफोड़ करें। और दोस्तों अगली खबर में जान लेते हैं क्या है देश भर में मौसम के ताजा हालात। जी आपको बता दें कि राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में बारिश के आसार। दिल्ली में अगले 6 दिनों तक मौसम रहेगा सुहाना। जी हम बात कर रहे हैं कि भारत मौसम विभाग IMD के अनुसार देश के उत्तर पश्चिमी भागों, खास तौर से उत्तर प्रदेश और उत्तर पूर्व के कुछ हिस्सों में बुधवार को भारी वर्षा हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में अगले 6 दिन तक हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग ने रविवार को अपने पूर्वानुमान में इसकी जानकारी दी है। IMD ने कहा कि व्यापक पैमाने पर बारिश का अनुमान है, साथ ही अगले 6 दिन तक हल्की बारिश होने का अनुमान जताया गया है। दिल्ली में अगस्त में अब तक के 236.5 मिमी बारिश दर्ज की गई है। विभाग ने हरियाणा और पंजाब में अगले 2 दिन में कई स्थानों पर बारिश या गरज के साथ हल्की फुहार पड़ने का अनुमान व्यक्त किया है। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।